Hello everyone. So we will learn today later Vedic age. So later Vedic age, which start from 1000 BC to 1000 BC to 500 BC. लेटर वैदिक एज से पहले अर्ली वैदिक एज हम समझ गए थे, उनके कुछ रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इसमें जो बेसिकली हमें लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है, जिसे हम 1500 से 1000, 1000 से 500 BC में, जो 1000 BC वाला पीरियड है वो ट्रांजिशन एज है बिटवीन लेटर वैदिक एंड अर्ली वैदिक। तो वैदिक का अर्थ हम समझ चुके थे। लेटर वैदिक में कुछ हम डेवलपमेंट देखेंगे और इसे क्यों एक्सेप्ट अदर देन जो अर्ली वैदिक एज है, इसे क्यों अलग किया गया, ये भी हम देखेंगे। कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, इसका एक्सपेंशन देखेंगे, और रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल सिस्टम देखेंगे लेटर वैदिक एज का। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे आर्यन इन्वेजन होता है और आर्यन थ्योरीज को सपोर्ट करने वाले कुछ लोगों के बारे में हमने जाना था। तो आर्यन थ्योरी के अकॉर्डिंग लास्ट में ये इस्टेब्लिश होता है कि जो आर्यंस थे वो एक लैंग्वेज ग्रुप था। इनकी एक जो लैंग्वेज थी इसे इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं, और इस लैंग्वेज से रिलेटेड जितने क्लैंस, ट्राइब्स उस समय पे प्रेजेंट थे उन्हें आर्यंस कहा गया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आर्यंस का जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जैसे कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ से इनका ओरिजिन था, बट ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेंड किया अपना कल्चर, वो सिंधु से लेकर के लेटर वैदिक एज में मगधा करके एक जन था, वहाँ तक किया था। यही मगधा जनपद लेटर लेटर पीरियड्स में जाके महाजनपदा बन जाता है, और यही महाजनपदा में मॉडर्न किंगडम इस्टेब्लिश होता है। इसी मॉडर्न किंगडम में बाद में अशोक आएगा। तो ऐसे करके हम इनकी एक्सपेंशन को देख सकते हैं। तो जैसे कि ये गांधार है, गांधार, ये कुरु, इन सब का मेंशन महाभारत में भी मिलता है। कौशल्या, इसी से कौशल्या रानी हुई थी, जिनका मेंशन हमें रामायण में मिलता है। मगधा का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंग, ये वो प्लेस है जहाँ पर कर्ण का मेंशन होता है महाभारत में। और सिंधु, ये वो रिवर है जिससे बाद में इंडस, और अभी हमारा देश का करंट नेम जो इंडिया है वो इसी रिवर से ओरिजिनेट हुआ है। तो एक बार ब्रीफ जान लेते हैं आज के लेक्चर का। तो जैसे कि मैंने कहा था, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, और जो अदर्स टर्मिनोलॉजी हैं वो हम जानेंगे, और क्या डिफरेंस है लेटर और अर्ली वैदिक में वो भी हम जानेंगे। तो पहले एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस देख लेते हैं। आर्यन जो थे वो मेनली पंजाब वाले रीजन से इन्वेड करते हैं इंडिया को, और धीरे धीरे करके वो मूव्स होते होते गंगा वैली तक पहुंच जाएंगे, जो कि ये गंगा वैली आप देख सकते हैं, ये गंगा वैली है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये गंगा वैली के ही थ्रू आगे बढ़ते रहता है। अब क्योंकि गंगा वैली में एलुवियल सॉयल है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये एग्रीकल्चर, जब ये पास्टलिस्ट नेचर से एग्रीकल्चर वाले कम्युनिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ऐसे लैंड सर्च करते हैं जो एलुवियल हो या बहुत उपजाऊ हो, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो पहले, जो सबसे पहले ये वैदिक आर्यंस है, ये ऐसा माना जाता है कि ईरान से पंजाब में आए थे, और पंजाब से फिर ये यूपी में आए। यूपी में होते होते ये लास्ट पहुंच गए थे गंगा और यमुना के दोआब में। गंगा और यमुना के दोआब में इसी प्रोसेस में इनका मेल मिलाप होता है जो यहाँ के लोकल्स थे। ये जब लोकल्स से मिलते हैं तो इसी का मेंशन ये करते हैं अथर्ववेदा में। और अथर्ववेदा में ये बोलते हैं कि जो अंग, जो कि ये प्रेजेंट, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अंग और मगधा है, ये हमारे राइवल्स हैं। ऐसा मेंशन मिलता है अथर्ववेदा में। राइवलरी विद मगधा एंड अंगद, ये जना है अभी, लेटर एज में जनपदा में, फिर महाजनपदा में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, इस समय चालकोलिथिक पीरियड चल रहा है, मतलब अभी कॉपर का यूज़, ब्रॉन्ज का यूज़ ये टॉप में चल रहा है। तो
चालकोलिथिक पीरियड। और अभी जब जब आर्यंस इन्वेड करते हैं इस रीजन को, तो यहीं पर से एक ओर मिलता है इन्हें, आयरन ओर, और आयरन ओर से ही ये फर्दर एक्सपेंशन करते हैं अपना। जब आयरन आ जाता है तो फिर इनके पास में जो हथियार बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है वो अवेलेबल हो जाता है, जिससे फॉरेस्ट क्लियर करने लग जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, ये गंगा और यमुना का दोआब है जहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड है। ये इसे कट करते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसी का मेंशन अथर्ववेदा में मिल जाता है। और इस आयरन के यूज से जो इनका एक्सपेंशन था वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। अब हमने एक्सपेंशन पता कर लिया, अब हम पता करते हैं ये सेटल्ड कैसे हुए। क्योंकि अभी जब जब तक हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि आयरन जो जो नेचर में है वो हिंदी में जैसे घुमक्कड़ कहते हैं, वैसी प्रजाति में है। ये कैटल्स ज़्यादा रखते हैं, कैटल्स इनकी वेल्थ है। तो ये सेटल्ड कम्युनिटी में कैसे ट्रांसफ़र हुए, एक बार ये देख लेते हैं। इनके सेटलमेंट्स थे, ऐसा माना जाता है कि जो इनकी लाइफ स्टाइल थी जो लेटर लेटर वैदिक पीरियड में थी, लेटर वैदिक पीरियड में इनकी लाइफ स्टाइल सेटल्ड हो गई थी। मतलब ये एक जगह पर रह के एग्रीकल्चर करने लग गए थे, कैटल्स को पालने लगे थे जिन्हें डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। और इसी से जो प्रोड्यूस होता, जो ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होती थी, उनके लिए ये कम्युनिटी में रहने लग गए थे। और फिर यही ग्रेन्स आगे जाके जब सरप्लस में हो जाती हैं, मतलब एक्स्ट्रा हो जाती हैं, फिर ये ट्रेडिंग के फील्ड में आएंगे। इनके सेटलमेंट्स को जनपदा बोला जाता था। और ऐसे हमें डिटेल्स मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं कि ये मड ब्रिक होम्स का यूज़ करते थे उस समय पे। अब चूंकि ये प्रॉपरली सेटल हो चुके हैं तो अब ये होम्स भी बनाएंगे। अब घर बनाएंगे तो फिर उसमें मड ब्रिक का यूज़ करते हैं। और ये जो हैबिटेशन है इसका कोई स्पेशल आर्किटेक्चर नहीं है, पर इसे नागरा रिफर करते हैं लेटर लेटर पीरियड्स में। यहीं आर्किटेक्चर बाद में जाके नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल बनता है। हमने अर्ली वैदिक एजेस में जो सोशल्स पढ़ी थी वो सोशल में, और इसमें क्या चेंज हुआ, हम एक एक्सट्रीमिज्म का कंटेंट देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, जो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होगा फर्दर एजेस में। तो इसमें क्या था, जो पहले वर्णा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम के जो एविडेंसेस मिलते थे हमें वेदों के थ्रू और ब्राह्मण और मनुस्मृति के थ्रू, ब्राह्मण ग्रंथ और मनुस्मृति के थ्रू, तो वो जाके इस एज में हेरिडेटरी हो जाता है। हेरिडेटरी। और जब ये हेरिडेटरी हो जाता है तो तब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं सोसाइटी में। तो पहले एक बार हम जो वर्णा सिस्टम है इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। वर्णा सिस्टम था क्या, वर्णा सिस्टम था कि वेदों में ऐसा मेंशन था कि 4 सोशल ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो हम एक बार इनका एक्सटेंड समझ लेते हैं। ब्राह्मणा वो था, ब्राह्मणा को सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना था, क्षत्रिय को सिर्फ वॉरफेयर और करेज नीडेड था, वैश्य को ट्रेडिंग्स, और शूद्र को जो अब 3 बताए हुए हैं इनका सर्विस करनी थी। अब जो हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है, ये ऐसा वर्ण सिस्टम ऐसा नहीं था। वर्ण सिस्टम में जो ब्राह्मणा ग्रुप था इसे सबसे टफेस्ट टास्क दिया हुआ था। ब्राह्मणास को एग्रीकल्चर अलाउड नहीं था, इन्हें ट्रेड भी अलाउड नहीं था, और ये वॉर्स में भी नहीं जा सकते। तो ऐसा माना जाता है कि जब तुम एग्रीकल्चर, उस जमाने में जब जब एग्रीकल्चर सब कुछ है और ट्रेड सब कुछ है, तो जब तुम ट्रेड और एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मणा जो थे वो उनकी अर्निंग्स होती थी टीचिंग से। ये सिर्फ टीचिंग के फील्ड में थे। और इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो ये वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और जो बहुत सारे अन्य, जैसे
अरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है, वेदांग है, इन सब का जो एक्सप्लेनेशन था, भी ब्राह्मण करते थे। अब चूंकि ये ट्रेड में नहीं थे, एग्रीकल्चर में नहीं थे, तो इनकी पूरी लाइवलीहुड डिपेंडेंट थी सिर्फ नॉलेज पे, कि ये कितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। फिर हम क्षत्रियस के बारे में पढ़ते हैं। क्षत्रिय वो लोग थे जिनको सिर्फ वॉरफेयर में और करेज में आगे रहना था। वॉरफेयर में मतलब, अगर किसी सोसाइटी में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सोशल ग्रुप्स हैं, तो इनकी जो सिक्योरिटी का जिम्मेदारी थी वो क्षत्रियास की थी। और उस समय वॉरफेयर खुद में एक आर्ट थी, इसमें खुद पे एक ग्रंथ है। तो ऐसे करके जो, जब हमने देख लिया कि नॉलेज ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय सिक्योरिटी देंगे, तो ट्रेड कौन करेगा? ट्रेड करेंगे वैश्य। ट्रेड वैश्य करेंगे। और जो शूद्र हैं, ये ऐसी कम्युनिटी होगी जो इन सब सर्विसेज में नहीं होंगे, वो अदर देन जो नॉर्मल पीपल है, जो ना ही नॉलेज में है, जो ना ही क्षत्रिय हैं और ना ही ट्रेडिंग और बिजनेस में है, वो शूद्र होंगे। और जिस प्रकार से अभी प्रेजेंट कम्युनिटी में कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम से बिल्कुल अलग था। कास्ट सिस्टम लेटर एज में अराइव होता है, और इसमें शूद्र को लोएस्ट कैटेगरी माना जाता है। परंतु वर्ण सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन अर्ली वैदिक एज में वर्ण सिस्टम हेरिडेटरी भी नहीं था, वंशानुगत भी नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र लोगों को जो कौन डिवाइड करेगा? एक संस्कार होता है अभी भी हिंदू धर्म में, द्विज संस्कार, उपनयन संस्कार जिसे बोलते हैं। उपनयन संस्कार के थ्रू गुरु ये देख के बताता था कि इसमें ये लक्षण है, तो इसे इस कैटेगरी में, इस कम्युनिटी में रखा जाएगा। तो अगर आपको ब्राह्मण कम्युनिटी में रखा गया तो आप सिर्फ नॉलेज एक्वायर करोगे, आपको अगर क्षत्रिय कम्युनिटी में रखा गया तो आप सिर्फ सिक्योरिटी दोगे। तो ऐसे करके वैश्य, शूद्र और ये पूरी वर्ण सिस्टम डिवाइड था। तो हमने देखा कि द्विज सिस्टम का उल्लेख हमें वेदों में और मनुस्मृति में भी मिलता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इस लेटर वैदिक एज में आई कि वर्ण सिस्टम ये हेरिडिटरी हो गया। अब हेरिडिटरी हो गया तो ये पूरे अर्थ ही चेंज हो गया, क्योंकि अब ब्राह्मण का लड़का जो होगा ब्राह्मण होगा, या लड़की ब्राह्मण होगी, तो उसे ये नीड नहीं है कि वो नॉलेज एक्वायर कर ही करे। तो ऐसे में समाज में मोनोपोली बढ़ जाती है ब्राह्मणा की, क्योंकि उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, और उसे फिर भी नॉलेजेबल पर्सन माना जाएगा। और ऐसे करके शूद्र, जिसे इन तीनों अब की सर्विस करनी थी, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो इसलिए उसे लोएस्ट कैटेगरी में माना जाएगा। और फिर लास्ट में सर्विस के नाम पे शूद्रों से कहीं अमानवीय कृत्य भी कराए जाते हैं। ये हम बाद में मॉडर्न एज में और मिडिवल पीरियड में देखेंगे। तो आई होप आपको वर्ण सिस्टम एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो हम फर्दर सोशल्स में बढ़ते हैं। इन्हीं शूद्रों को लेटर वैदिक एज में दास और दासीज कहा गया था। जैसे हमने देखा था इससे पहले आयरन एज में, जब आयरन अटैक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो वो भी जो लोकल्स थे उन्हें दास या दस्युस कहते थे। तो इस समय भी हम जो लोएस्ट कैटेगरी जिसे बोला जा रहा है शूद्र, उन्हें दास या दासीस कहा जाता था। दास या दासी जो हम बाद में पढ़ेंगे स्लेव, स्लेव ये वर्ड वहीं दास और दासी से आया हुआ है। जो वुमेन्स की लेटर वैदिक एज में जो स्थिति है वो अभी भी रिस्पेक्टेड है, अभी भी उनका ओपिनियन मैटर करता है, और अभी भी उन्हें शिक्षा का अधिकार है। परंतु इन कंपैरिजन टू अर्ली वैदिक एज उनकी कुछ फ्रीडम्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। जैसे वुमेन्स अब समिति, जो कि हमने पहले पढ़ा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सभा और विदत, इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी धीरे धीरे करके रिजिड हो रही है और पैट्रियार्की बढ़ रही है। गोत्रा सिस्टम करके एक गोत्रा सिस्टम गोत्रा सिस्टम करके एक लीनियज कॉन्सेप्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी इसी इसी लेटर वैदिक एज में अपीयर हुआ था। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि एक अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। यही एंसेस्टर को हमने इनका गोत्र बता दिया कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इस एंसेस्टर के थ्रू आए हुए हैं, तो ये इस गोत्र से बिलोंग करते हैं। सपोज कीजिए आपका एंसेस्टर अगर भारद्वाज ऋषि है, तो आपका गोत्र भारद्वाज हो गया। तो ऐसे ही ये गोत्र सिस्टम अपीयर होता है जो लेटर वैदिक एज में पीरियड में होता है। ह्यूमन लाइफ को लेटर वैदिक एज पीरियड में 4 आश्रमों में डिवाइड कर दिया गया था।
जिनमें पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। इन चारों स्टेज में लाइफ डिवाइड करने का पर्पज़ ये था कि एक डिसिप्लिन बना रहे आदमी की लाइफ में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 25 साल तक होता था, इसके बाद ये माना जाता कि 25 साल तक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा। तो ब्रह्मचर्य शिक्षा से रिलेटेड था। गृहस्थ में व्यक्ति शादी करके अपने गृहस्थी वाले काम करेगा, और वानप्रस्थ में आदमी सोशल लाइफ से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और संन्यास में एट लास्ट वो सोशल लाइफ छोड़ देगा। तो ये चार आश्रम लेटर वैदिक एज पीरियड में ही इमर्ज होते हैं। जो गैम्बलिंग करके एक जुआ जिसे बोलते हैं, ये भी लेटर वैदिक एज पीरियड में ही आता है। तो एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं सब कुछ। हमने देख लिया कि वर्ण सिस्टम आया जो पहले से था, परंतु परंतु इसमें आकर के वो वंशानुगत हो गया था। पहले ऑक्यूपेशन बेस्ड था, हेरिडेटरी हो गया। वुमेन्स का स्टेटस जो था अभी भी रिस्पेक्टेड है, बट इन कंपेरिजन टू पहले, कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज, ये डिटोरिएट हो गया है। गोत्रा सिस्टम इमर्ज होता है, और आश्रम सिस्टम भी इसी स्टेज में। और लास्ट हमने देखा गैम्बलिंग। गैम्बलिंग ये लग्जरी में आएगा, जिसे ओनली जो राजा पदवी के लोग थे वो यूज़ करते। इसमें ही चैरियट रेसिंग भी आएगा। हमने पहले देखा कि आर्यंस ने रथ जो इंट्रोड्यूस किए थे वो आर्यंस ने किए थे। तो लग्जरी और चैरियट रेसिंग, गैम्बलिंग और चैरियट रेसिंग लग्जरी के पार्ट थे। तो हमने जो एक बार देखा उसे समराइज कर लेते हैं फटाफट। लेटर वैदिक एज जो 1000 से 500 BC तक मानी गई है, उसमें हमने पहले आयरन का एक्सटेंशन देखा कि चारकोलिथिक से कैसे आयरन एज की तरफ शिफ्ट हुए। फिर आयरन एज से हमने देखा कि क्या क्या एक्सपेंस वो कर पाए अपने सेटलमेंट्स को। फिर उनके सेटलमेंट्स देखे जिन्हें जनपदा कहा गया था, उन्होंने मड ब्रिक हाउस बनाए थे। उनकी सोशल लाइफ देखी, वर्ना सिस्टम देखा, स्लेव जो थे उनके बारे में पढ़ा, वुमेंस के बारे में पढ़ा, गोत्र सिस्टम के बारे में पढ़ा, और आश्रम्स के बारे में पढ़ा। तो हम पॉलिटिकल बात करते हैं, इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे था। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि इसी समय पे सम्राट करके एक उपाधि उत्पन्न होती है। ये कैसे मिलती थी? ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके मिलती थी। अश्वमेधा, वाजपेय, ऐसे एक दो और यज्ञ हैं, हमें उन्हें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप ये यज्ञ करोगे तो आपको सम्राट की उपाधि दी जाएगी। और सम्राट कौन था? जो इससे पहले अर्ली वैदिक एज में राजन करके जो व्यक्ति था, उससे सम्राट बोले जाने लगा था। अब आप एक नोटिस कर सकते हो कि ये अश्वमेध यज्ञ और जो ये वाजपेयी यज्ञ, ये कौन कराता होगा? ये ब्राह्मण कराते होंगे। अब चूंकि ये हेरिडिटरी हो गया है, तो वाजपेयी यज्ञ में और ब्राह्मण यज्ञ, ये रिचुअल्स के थ्रू ब्राह्मण्स की वैल्यू बढ़ाने लग गई, राजा जो है सपोर्ट करके। और इसी में फर्दर अगर आप बाद में मेडिवल पीरियड में देखोगे तो आप पढ़ोगे कि देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, वो यहीं से उत्पन्न होना शुरू हो गया था। इसमें राजा सपोर्ट करता ब्राह्मण्स को, जिन्हें पुरोहित बोलने लगे बाद में इसमें, और पुरोहित सपोर्ट करता राजा को, ये बोल के कि राजा देवताओं से उत्पन्न हुआ है। सभा समिति विदित को हम देख ही चुके हैं, जो ये 3 सभा समिति एंड विदत, जो 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। और इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि जो पहले जनपदा करके जनपद तो जो पहले था, ये जनपद इस स्टेज में लेटर वैदिक पीरियड में राष्ट्र बन गया, इसे राष्ट्र बोलने जाने लगा। और ये राष्ट्र में जो पहले राजन था, सॉरी, ये जनपदाज में जो पहले राजन था, वो राष्ट्र में अब एक राट, सम्राट, ऐसी उपाधियां धारण करने लगा था। सम्राट मतलब सोल रूलर, या रूलर ऑफ एंटायर अर्थ, ऐसी उपाधि धारण करने लगा था लेटर वैदिक इस पीरियड में।
तो आप समझ सकते हो कि जो इंस्टीट्यूशन था राजा का, जो राजा का इंस्टीट्यूशन था, राजन राजन का इंस्टीट्यूशन था, वो और मजबूत हुआ था। इंस्टीट्यूशन था जो वो और स्ट्रेंथन हुआ था इस पीरियड में आगे। सभा समिति विधत हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इन पे फर्दर हम फोकस नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं इकोनॉमी। तो हम इकोनॉमी में देखेंगे कि पहले जो पास्टलिज्म वाला नेचर था, पास्टलिज्म, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर। तो पास्टलिज्म क्या हुआ कि कैटल्स के साथ इधर उधर रोम करते थे, इधर उधर वॉन्डर की तरह घूमते थे। एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा कि क्रॉप्स उगानी पड़ जाएंगी, तो 3 महीने 4 महीने आदमी एक जगह पे सेटल रहेगा, और ये कम्युनिटी धीरे धीरे करके सेटल्ड कम्युनिटी बनती रहती है, और इसका पूरा डेवलपमेंट महाजनपदा पीरियड तक चलता रहेगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स का मेंशन मिलता है। डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स इसमें बाजरा, व्हीट एंड राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रेन्स का, और इसके बाद हमें अयश करके एक मेंशन मिलता है, अयश, जिससे बेसिकली धातु हिंदी में कहा जाता है। धातु में हमें लेड, कॉपर एंड आयरन, इनका मेंशन मिलने लगता है लेटर वैदिक एज पीरियड में। लेड, कॉपर, आयरन, आयरन और कॉपर के थ्रू ही हमें हंटिंग वेपन्स तो वो जो बनेंगे अब, वो हंटिंग वेपन्स आयरन एंड कॉपर के थ्रू बनेंगे। हंटिंग वेपन्स आयरन मेनली यूज होने लगा, और कुलाला और उड़ना सूत्र करके हमें 2 वर्ड्स का मेंशन होता है। कुलाला, कुलाला मतलब पॉटर जो बर्तन बनाते थे, और उड़ना सूत्र मतलब, उड़ना सूत्र ये वे व्यक्ति थे जो वूल का रिलेटेड काम करते थे। अब रिलीजियस एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम में हमने अर्ली वैदिक एज में पढ़ा था कि इंद्र करके एक गॉड है जो बहुत माने जाते हैं उस समय पे, इनका मेंशन जगह जगह पे मिलता है। पर अब इंद्र को रिप्लेस कर लेते हैं प्रजापति। प्रजापति का मेन मतलब द क्रिएटर था, क्रिएटर। और एक और गॉड का मेंशन मिल जाता है, वो है रुद्र। ऐसा माना जाता है कि ये शिवा से रिलेटेड है, जो रुद्र है वो शिवा से रिलेटेड है। रिचुअल्स बहुत स्टार्ट हुए थे इस पीरियड में, जिन्हें कर्मकांड बोला जाता है। तो हम ये वेदों के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक बार मैं वेद और ये जो ग्रंथ ग्रंथ हैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हम वैदिक कल्चर में पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा था कि जो अर्ली वैदिक में था वो ऋग्वेद था। तो हम ऋग्वेद में, द वेद में हम ऋग्वेद ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जो फर्दर वेद हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो जो बाकी वेद हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 जो वेद हैं, वेदात्रय जिन्हें कहते हैं, सॉरी वेदात्रय जो पहले के 3 वेद हैं इन्हें वेदात्रय कहते हैं। और जो ये अथर्ववेद था ये बाद में लिखा गया था। इसी अथर्ववेद में हमें मैजिक का जो फर्स्ट इंसिडेंस है, वो हमें मैजिक का जो रिलेटेड जो नॉलेज है वो अथर्ववेद में मिलता है। और जो ये यजुर्वेद है, ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्मेंस के लिए जो हाइम्स मिलती हैं वो यजुर्वेद में मिलती है। इसी प्रकार से सामवेद है, जो ये म्यूजिक का ओरिजिन इससे माना जाता है। जो म्यूजिक का ओरिजिन हुआ था, मेलोडीज जिन्हें बोलते हैं, ये सामवेद में दी गई हैं। तो जब हम रिचुअल्स की बात करें तो हमें पता है कि अथर्ववेद और यजुर्वेद इस लेटर वेद के इस पीरियड में मेनली माने जाते होंगे। इनके अलावा हमें बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं जिन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वे थे जो वेदों से ही उत्पन्न हुए थे। इनका बेसिक मतलब था, ये एक्सप्लेनेशन है वेदों की, वेदा। इसके बाद हमें एक अरण्यक करके ग्रंथ मिलता है, मतलब मिलते हैं। अरण्यक बहुत ऐसे ग्रंथ थे जो फॉरेस्ट में लिखे गए हैं, इन्हें फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। अरण्यक मतलब अगर आप देखोगे तो मतलब ही फॉरेस्ट होता है। तो अगर हमें फॉरेस्ट बुक में, अगर हम पहले ब्राह्मण ग्रंथ जो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदा है। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में कौशिकी, कौशिकी और
ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐसे ही हर ऑलमोस्ट हर एक वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसी प्रकार जब हम अरण्यक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मिस्टिसिज्म और फिलॉसफी जो इस समय पे मिस्टिसिज्म वो अरण्यक से मिलती है। हमें उपनिषदों के बारे में वर्णन मिलता है। उपनिषद क्या थे? उपनिषद बेसिकली वो ग्रंथ थे जिन्हें टीचर्स सिखाते थे और कोई स्टूडेंट सीखता था उनके सामने बैठ करके। तो इसका बेसिकली मतलब है उपनिषद, उपनिषद जो किसी के सामने नीचे बैठ के सीखा जाता है वो उपनिषद है। इन्हें वेदांता कहा गया है। वेदांता मतलब जब वेद खत्म हो जाएंगे, आप सपोज कीजिए आपने पूरे वेद पढ़ लिए, तो जो उनका एंड है, जो उनका सार है, वो वेदांत, वो उपनिषद है। तो उपनिषद जो है वो हमें ज्ञान मार्ग के बारे में बताता है, ज्ञान मार्ग। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमें कर्म मार्ग के बारे में बताता है, जो हमें कर्म सॉरी ये उपनिषद जो हमें वो कर्म मार्ग के बारे में बताता है, और जो ब्राह्मण है वो ज्ञान मार्ग के बारे में। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो एक्सप्लेन करेंगे अरण्य ग्रंथ। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय पे लेटर वैदिक एज पीरियड में कितना डीप नॉलेज एक्वायर किया जाने लगा लोगों के द्वारा। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि स्मृति, वेदांग, षड दर्शन और वेदांग भी 6 हैं। तो ये बहुत डीप नॉलेज जो इस समय पे ब्राह्मण्स के द्वारा एक्वायर किया जाने लगा था। तो रिलीजियस देख लिया, रिलीजियस में हमने रिचुअल्स देख लिए जो इस समय अपीयर होते हैं, और उनका कारण भी देख लिया, क्योंकि ग्रंथ में बहुत किस्म के मिस्टिसिज्म, फिलॉसफी और रिचुअल्स के बारे में बताया जाने लगा था। तो हमने उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण देख लिया। वेदांग जो 6 हैं और दर्शन जिन्हें फिलॉसफी कहते हैं वो भी 6 हैं। इनका भी मेंशन हमें मिल जाता है लिटर वैदिक पीरियड में। और रामायण और महाभारत का भी मेंशन हमें इस पीरियड में मिल जाता है। परंतु ये सभी स्मृति जो ग्रंथ है उनके रूप में थे, जिसमें व्यक्ति बेसिकली सुन के इन्हें याद करता था। और इसके अलावा स्मृति ग्रंथ वो अलग है, जिसमें मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये स्मृतियां मिलती हैं। मनुस्मृति में ही हमें वर्ण सिस्टम का भी एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिसमें बताया गया कि ब्रह्मा के बॉडी पार्ट से कैसे वर्ण सिस्टम पैदा हुआ है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम जो पीरियड देखेंगे वो महाजनपदा है, महाजनपदा। तो अभी हम देखने लगे कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, कैसे इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।